नमस्कार, बाम्बू सर क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे नाटक। देखिए नाटक की हमने कल परिभाषा देख ली और हमने ये भी सीख लिया कि नाटक में हम 3 अवस्थाओं की नकल करते हैं। जो मैंने आप लोगों को कल बताई थी, वाचिक थी वो, एक आहार्य थी और एक कायिक थी। आज हम लोग नाटक की प्रकृति पढ़ते हैं। नाटक की 5 प्रकृति मानी जाती है। ये आप लोगों के नाटक कैसे रचित होता है, उस विषय से संबंधित बात है। देखिए गद्य विधाएँ हमने नाटक वाले पोर्शन में कर ली थी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नाटक की प्रकृति। नाटक की प्रकृति में पहली होती है, इसको बोलते हैं बीज, है ना? कथा वस्तु के प्रारंभ में जो मूल बात होती है, मुख्य बात होती है, मुख्य जो कहानी होती है, उसको हम लोग जो है बीज कहते हैं। और वो ठीक उसी तरह जिस प्रकार जो बीज होता है, वो भूमि में डालने के बाद चारों तरफ वो फैल जाता है, नीचे जड़ों में, ऊपर शाखाओं में। ठीक उसी प्रकार जो मूल बात होती है, वो कथा के रूप में फैल जाती है। उसको बीज कहते हैं। दूसरी बात होती है इसमें, इसको बिंदु कहते हैं। नाटक में मूल कथा से जुड़ी हुई कुछ अवान्तर कथाएं चलती है, जो नाटक की समाप्ति से पूर्व मूल कथा से संबंध विच्छेद नहीं करती है, उन्हें हम बिंदु कहते हैं। इन छोटी-छोटी अवान्तर जो कथाएं होती है, उनको बिंदु कहा जाता है और वो उसका संबंध विच्छेद मूल कथा से नहीं होता है। आप सबको स्वागत है, पुष्पा, गायत्री, सरिता, रेणु, सभी बच्चों का। इसके बाद आती है पताका। ऐसी कथा जो नाटक के मध्य से प्रारंभ होकर दूर तक चलती है, उसको हम लोग पताका कहते हैं। यानी कुछ कथाएं नाटक के मध्य से प्रारंभ होगी और दूर तक चल के समाप्त हो जाती है, उसको हम पताकाएं कहते हैं। जैसे दवजाएं होती है छोटी-छोटी, उस तरह की होती है। एक होती है प्रकरी। प्रकरी ऐसी कथा जो नाटक के मध्य से प्रारंभ होकर थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी, हल्की सी होगी, छोटी सी होती है, उसको प्रकरी कहते हैं। और कार्य, कथा को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने वाली प्रकृति को कार्य कहते हैं। कार्य का मतलब होता है कि वो कथा अपने लक्ष्य में प्राप्त हो गई। जैसे हम लोग उसमें चाह रहे थे कि ये फल सिद्धि हो, वहां तक ले जाने वाली जो बात होती है, उसको कार्य कहते हैं। ये नाटक की 5 प्रकृति होती है और नाटक की 5 ही अवस्थाएं होती है। 5 प्रकृति, 5 अवस्थाएं और 3 उसकी जो है उसकी हम लोग नकल करते हैं। तो 5 अवस्थाओं में पहली होती है प्रारंभ। किसी कथा वस्तु को प्रारंभ करते समय फल वस्तु की जो उत्सुकता होती है, उसको आरंभ कहते हैं। जैसे आपने शोले फ़िल्म देख रहे हो आप लोग। अब उस कथा वस्तु को आरंभ करते समय फल वस्तु की उत्सुकता ये है कि ये गब्बर सिंह नाम का जो डाकू है, वो कैसे मरेगा? इस बात को हिंदी में आरंभ कहते हैं। दूसरा होता है प्रयत्न। फल प्राप्ति के लिए जो उपाय किए जाते हैं, उनको प्रयत्न कहते हैं। जैसे मान लो शोले फ़िल्म बनाई गई या मान लो आपने रामायण देखी, रावण कैसे मरेगा? रावण किस प्रकार भगवान राम उसको मारेंगे? तो वो उत्सुकता तो आरंभ कहलाएगी और रावण को मारने के लिए जितने प्रयास किए जाएँगे, उपाय किए जाएँगे, उनको प्रयत्न कहते हैं। जैसे वानर सेना की मदद लेना, सुग्रीव की मदद लेना, उसमें जो है भिन्न-भिन्न जैसे अंगद को भेजना, हनुमान जी को भेजना, ये जितने भी कार्य हैं उनको प्रयत्न बोला जाता है। फल प्राप्ति के लिए जो उपाय किए जाएँगे उसको प्रयत्न कहते हैं। एक होती है प्रत्याशा। प्रत्याशा का मतलब होता है जब नाटक की कथा वस्तु चल रही होती है और उस कथा वस्तु के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में कोई विघ्न आता दिखे, कोई चिंता दिखे, कोई अनिश्चितता दिखे, उसको प्रत्याशा कहते हैं। जैसे हमने देखा रामायण में जो रावण था, भगवान राम उसको मारने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न कर रहे थे। परंतु रावण ने शक्ति की पूजा कर ली, शक्ति ने उसको वरदान दे दिया। तो उस शक्ति की पूजा, शक्ति का वरदान देना कहीं न कहीं उस फलागम में जो कथा वस्तु का फलागम था, उसके रास्ते में अनिश्चितता बन गई थी। या भगवान राम का
रावण पे प्रहार करना, परंतु वो मर नहीं रहा था। तो वो कहीं न कहीं विघन दिख रहा था, उसको हम लोग प्रत्याशा कहते हैं। ये देखो, एक तो होता है आरंभ, एक होता है इसमें प्रयत्न, एक होता है प्रत्याशा। एक होती है नियत ताप्ती। नियत ताप्ती का मतलब क्या होता है? विघन के अभाव में फल प्राप्ति की निश्चितता बन जाना। यानी ये निश्चित हो जाए कि अब ये फल प्राप्त हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की आशंका, विघ्न और बाधा नहीं रही है। उस बात को नियताप्ति बोला जाता है हिंदी के अंतर्गत। जैसे हमने देख लिया कि भई अब रावण को विभीषण जी बता देते हैं कि भई इसके नाभि में तीर मारना पड़ेगा, ठीक है? तब ये मरेगा, ये ऐसे नहीं मरेगा। तो वो नाभि में जो तीर मारने की जो बात बताई जाती है और उसके बाद में ये निश्चितता हो जाती है कि हाँ, अब ये रावण मर जाएगा। ठीक है, नीतू, कोई काव्य शास्त्र का कौन से नोट्स पूरे नहीं है काव्य शास्त्र के, बताइए? कोई टॉपिक बताइए। आपने लिखा है कि सर फर्स्ट ग्रेड में काव्य शास्त्र के पूरे नोट्स नहीं है। आप मुझे एक टॉपिक बता दीजिए कि गुरुजी ये वाला टॉपिक नहीं है, वो करवा देंगे। बताओ। उसमें रस है, छंद है, अलंकार है, काव्य गुण है, दोष है, काव्य लक्षण है, काव्य प्रयोजन है। बताइए आप कौन सा टॉपिक नहीं है मुझे। हुँ? नीतू, आपको टॉपिक बताना पड़ेगा कि भी ये टॉपिक नहीं है। फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को भी उसमें। अभी कल एक बच्ची ने मुझे फ़ोन किया कि गुरुजी काव्य शास्त्र में साधारणीकरण नहीं है। मैंने कहा मैंने उसमें बटलोलट, बटनायक, बटशंकु करवा दिया क्या? कहा हाँ जी, वो तो कराए हुए हैं सर। अब कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता है, उनको ही साधारणीकरण कहते हैं। वही साधारणीकरण ही है। ठीक है। हाँ, ये देखो साधारणीकरण आ गया ना, नहीं तो मेरे को पता था कि आप यही बोलोगे। गुड़िया द्वारा पढ़ उस रस में बट शंकुक, बट लोलट, बट नायक वो जो 4 मैंने करा रखे ना, अभिनव गुप्त और साथ में कुछ लोगों की डेफिनेशन दे रखी है, वही साधारणीकरण है, उसको ही कहते हैं। ठीक है? मेरे को पता था, आप बच्चों को पता ही नहीं है साधारणीकरण होता क्या है, मैंने करा भी दिया। उसको ही कहते हैं गुड़िया साधारणीकरण, ठीक है? अब तो पूरा है। नियत आपत्ति। विघ्न के अभाव में फल प्राप्ति की निश्चितता को नियत आपत्ति कहते हैं। यानी उसमें अब किसी प्रकार की निश्चितता नहीं रही, अनिश्चितता नहीं रही। इसके बाद होता है फलागम। कार्य की समाप्ति पर फल प्राप्ति के साथ जो अन्य लाभ प्राप्त होते हैं उसको फलागम कहते हैं। ठीक है ना? फलागम का क्या मतलब होता है? फलागम का मतलब होता है जैसे राम ने रावण को मार दिया। अब रावण को मारने के बाद में उनका मुख्य लक्ष्य तो सीता जी को प्राप्त करना था। सीता जी तो प्राप्त हो ही गई। उसके साथ-साथ क्या हुआ, रावण की पूरी जो लंका, सोने की जो लंका थी, वो राम के अधीन हो गई। तो वो जो अन्य लाभ हुए उसको फलागम कहते हैं। हालाँकि भगवान राम ने लंका को अपने अधीन नहीं रखा था, उसका राजा जो है विभीषण को बना दिया था। ठीक है? मैं अगर शोले फ़िल्म की बात करूँ, तो अब क्या हुआ कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन गब्बर सिंह को मारते हैं, है ना? धर्मेंद्र गब्बर सिंह को मारने के बाद उसको बसंती भी प्राप्त हो जाती है और वहाँ गाँव में ज़मीन भी दे दी जाती है और लोगों का स्नेह भी प्राप्त हो जाता है। ये जो उसको पलागम कहते हैं, ठीक है? आप लोग देखिए, ऐसा है, अ, मैंने सारे टॉपिक करवा दिए, कहीं कोई टॉपिक नहीं रहा। फिर भी आपको ये लगे कि वो टॉपिक नहीं हुआ तो आप मेरे को बिल्कुल मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए, मैं आपको क्लियर करूँगा कि ये टॉपिक आपके है या नहीं है। और जिन बच्चों ने फर्स्ट ग्रेड का ले रखा है, मैंने तो सेकंड ग्रेड का भी साथ में दे दिया ताकि आपको किसी और के पास ना जाना पड़े सेकंड ग्रेड के लिए। जिन बच्चों ने सेकंड ग्रेड अकेला लिया, फर्स्ट ग्रेड भी कर रहे हैं, उनको भी मैंने फर्स्ट ग्रेड वाला साथ में दे दिया ताकि उनको भी किसी और के पास ना जाना पड़े। अपने 2-4 टॉपिक एक आधा फालतू या कम नहीं होगा कहीं, ठीक है? इसलिए चिंता मत कीजिए, जो मैंने करा रखा है उसको याद कर लीजिए, ठीक है? नाटक के तत्व आचार्य भरत मुनि ने
नाटक के 3 तत्व माने थे। पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र और तीसरा है चरित्र चित्रण। यानी ये नाटक के 3 तत्व बताए गए। ठीक है? ठीक है? हाँ जी। तो ये आचार्य भरत मुनि ने 3 तत्व माने थे, परंतु वर्तमान में पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से नाटक के 6 तत्व माने गए हैं। और उनमें पहला तत्व जो होता है, उसको कथा वस्तु कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये कथा वस्तु क्या होती है, आप सुनिएगा। देखिए, कथा वस्तु का मतलब क्या होता है कि इसको नाटक का ब्लूप्रिंट कहते हैं, आधारभूत बात है, इसको नक्शा भी कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में ये आता है कि नाटक का कौन-सा तत्व नक्शा कहलाता है, उसका ब्लूप्रिंट कहलाता है। उस इसको कथा वस्तु को कहते हैं। नीतू नोट्स तो काफ़ी है, परंतु नोट्स याद करने पड़ेंगे ना, समस्या ये है। आप लोग मेरे वाले नोट्स टिप्स पे याद कर लो, पहली बात तो ये। उसके बाद नंबर भी आएँगे और पेपर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और काफ़ी है ये। आप लोग ये जो है ना पूरी की पूरी जो हिंदी है, उसकी मैंने इतने अच्छे तरीके से इसको सेटिंग करके बनाया हुआ है, आपको कहीं संकट नहीं आएगा। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्ज़ाम में आता नहीं होगा। पहली बात तो ये, आप आराम से जी टिका के इसको याद करो, पहली बात। काफ़ी है, सफिशिएंट है। उसके अलावा मैं नीचे क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ, आपने जो ऐप ले रखी है उसमें एक फ़ोल्डर बनाया है एमसीक्यूज़ का, वहाँ 5000 से ज़्यादा प्रश्न दूँगा साथ में। आप वो भी याद करोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? देखिए, आपने मुझे एक बात कहा कि मैं एक अकेडमी में तैयारी कर रही हूँ, मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। उसका नीतू बिजारनिया एक कारण है। वो सर जो है वो पीएचडी वाला पोर्शन आपको स्कूल लेक्चरर में करा रहे हैं। उस उन ज जो वो जो चीज़ आप वहाँ पे पढ़ रही हो ना, उससे आप हिंदी में पीएचडी कर सकती हो, लेकिन ये लेक्चरर वाला पेपर क्लियर नहीं होगा, दिक्कत ये आएगी आप लोगों के। ठीक है? पीएचडी के लिए है वो चीज़ें जो आप लोगों को 8-10 महीने से करवा रहे हैं गुरुजी, उससे वो विद्वान आदमी है। वो आपको 15-20 हज़ार प्रश्न भी याद करवा सकते हैं, मेरे से तो इतना नहीं होगा भई। इतना आता ही नहीं है एग्ज़ाम में, क्यों आप लोगों को परेशान करूँ मैं? पहले तो बात है कि वो पीएचडी थीसिस लिखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, उससे आप पीएचडी कर सकते हो। एग्ज़ाम क्लियर उससे नहीं होगा, मैं आपको पहली बात बोल दूँ, वो ज़्यादा है, इतना नहीं पढ़ना होता उसमें, इतना आता नहीं है, क्योंकि वो एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको साहित्य इतिहास 8-10 महीने से। साहित्य इतिहास में 35 क्वेश्चन आएँगे मात्र, ठीक है? और आपको यहाँ पे चाहिए 150 प्रश्न, तो 35 प्रश्नों से आप लोग ये चाहते हो कि मैं गढ़ जीत लूँगा, तो नहीं जीता जाएगा। वो गुरुजी 8 महीने से मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए हैं वो परेशान होकर कि गुरुजी 8-10 महीने से, कल एक बच्ची कह रही थी मैं 1.5 साल तक उनके पास पढ़ती रही, 1.5 साल तक लगातार, और उनसे साहित्य इतिहास पूरा नहीं हुआ। मुझे ये बता 1.5 साल में वो 35 प्रश्न नहीं करा पाएँगे, तो क्या फ़ायदा? छोड़ दे उनको और ये मेरे वाले पढ़ ले, दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। विश्वास कर, भरोसा कर, मरने नहीं दूँगा, ठीक है? हाँ, अब आ जाइए। कथा वस्तु को अब आपको ध्यान क्या रखना है? ये प्रश्न ऐसा नहीं आएगा जैसे मैंने लाइन लिख रखी है। जैसे मैंने लिख दिया, नाटक में जिन घटनाओं, परिस्थितियों तथा दृश्यों का पूर्ण विवरण दिया जाता है, उसको कथा वस्तु कहते हैं, इसको ब्लूप्रिंट कहते हैं, नक्शा कहते हैं। एक डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि नाटक का कौन-सा तत्व ब्लूप्रिंट कहलाता है? बिल्कुल कथा वस्तु का कहलाए। ठीक है? दूसरा है संवाद। इसे नाटक का प्राण तत्व कहते हैं। बस यही प्रश्न है इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनना है। सीधा डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि कौन-सा तत्व नाटक का प्राण तत्व होता है? आपको संवाद उत्तर करना है। ये नाटक के लिए एक आवश्यक तत्व है। संवाद से ही नाटक में सजीवता, रोचकता, उत्सुकता तथा रोमांच आता है ना? संवाद वर्णित न होकर क्रियात्मक होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात बताई कि जो संवाद है वो क्रियात्मक होना चाहिए। एक क्वेश्चन तो आप लोगों के क्या बनेगा? एक क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा, नाटक का प्राण तत्व किस तत्व को कहते हैं? आपको संवाद उत्तर करना है। दूसरी बात, नाटक में संवाद कैसे होने चाहिए? आपको उत्तर देना चाहिए क्रियात्मक होने चाहिए। मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कथा वस्तु,
कथा वस्तु मतलब पूरे के पूरा जो नाटक आप जिसको फिल्मांकन जा रहे हो उसकी पूरी की पूरी स्टोरी होती है, उसको कथा वस्तु कहते हैं। संवाद डायलॉग्स को कहते हैं और ये प्राण तत्व होते हैं, ये क्रियात्मक होने चाहिए। ठीक है। तीसरा आता है पात्र योजना। ठीक है। देखिए मैं अभी जो नीतू आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। एक घटना है, आप उसको सुनिएगा। उस बच्ची के मैं नंबर भी आपको दे सकता हूँ, आप उससे बात कर लेना। मेरे पास कुछ बच्चे मार्गदर्शन लेने आए हिंदी लेक्चरर का, व्याख्याता का पेपर था। अब बीच में आ गया तो मुझे वो बात बतानी पड़ रही है आप लोगों को। ठीक है। तो क्या आया कि एक सेकंड में एक थोड़ी सी करेक्शन इसको सही कर दूं। ये सजीवता वाला पोर्शन यहाँ से हटा देना, रोचकता उत्सुकता रखना। अब मैं आपको यहाँ बात करूंगा पात्र योजना पे। तो संवाद क्या था कि मुझे तो ये पता है कि भाई ये 5 चीज बच्चा ढंग से पढ़ेगा तभी उसका लेक्चरर में होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक पॉइंट पढ़ने से कोई फायदा नहीं हो सकता। एक पॉइंट से आप कितना ही अच्छा रट लिया तो नंबर तो 20-30 ही आएंगे उसमें। ठीक है। साहित्य इतिहास में 35 भी आते हैं, कभी 40 क्वेश्चन भी आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आता। ये नहीं है कि पूरा पेपर साहित्य इतिहास में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी। इस बात को जो बच्चा गंभीरता से सीख लेगा उसको दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आप बच्चे होते हो भोले, आपको तो जो मास्टर कराता रहता है आप ये ध्यान ही नहीं देते कि भाई बैलेंस कैसे बनेगा। बैलेंस जब तक नहीं बनाओगे आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो मेरे पास बच्चे आए मार्गदर्शन लेने के लिए कि गुरुजी हमें कैसे पढ़ना है। मैंने ये नोट्स दे दिए, मैंने कहा भाई आप इसको ऐसे तैयारी करो। अब उसमें वो बच्चियां थी, लड़कियां थी, लड़कियों की एक समस्या होती है बहुत ज्यादा। मैं 20-21 साल से फेस कर रहा हूँ उस समस्या को। आपको कोई अच्छी ट्रिक बताई जाए, आपको कोई सिस्टम बताया जाए, आप उसकी तरफ नहीं देखते हो। आप देखते हो एक बहुत सारे बंडल की तरफ, मोटा सा बंडल आपको दे देना चाहिए, भले ही आपसे याद ना हो, आप राजी हो जाती हो कि अरे अरे फलाने गुरुजी ने तो हमें इतना नोट्स दिया है, ये गुरुजी इतना ही दी, इतो ही दियो है, बस इतो ही दियो है। ये एक समस्या होती है। अब वो बच्चियां काफी इंटेलिजेंट थी, जो जबरदस्त इंटेलिजेंट थी और जो एक सीधी सादी थी, वो उनको देखती हुई इनके बीच में मेरा तो कुछ बनेगा ही नहीं। उसने क्या किया, मेरे वाले नोट्स की जीरोक्स कराई और कोई किताब नहीं पढ़ी, उस पर रट्टा मारना शुरू कर दिया। अच्छी तरीके से मारा, 3 महीने तक वो पढ़ती रही। पेपर हुआ, उसका सिलेक्शन हो गया और वो जो मोटे मोटे मेरे वाले को तो उन्होंने एक साइड में रख दिया था और वो फलाने सर का फलाने सर का फलाने सर का कचरा इकट्ठा कर लिया बहुत सारा। ना वो याद हुआ, ना मेरे वाला पढ़ा। आज भी वो वैसे ही घूम रही है। तो आप लोग मेरे पे पहले इंपॉर्टेंट, आपको आज एक गांठ बांध लेना कि पहले बाम्बू सर के जो नोट्स है वो मेरे को याद करने हैं। उसमें एक भी लाइन बेकार नहीं लिखाई है मैंने, एक भी लाइन। ये पात्र योजना अभी अभी आपको एक पॉइंट करा रहा हूं, इसमें एक भी लाइन बेकार नहीं है, एक एक प्रश्न का उत्तर है ये लाइन। वो आपको कहेगा कि पात्र योजना, सीधा क्वेश्चन बनेगा कि नाटक को जीवंतता कौन प्रदान करता है, सीधा प्रश्न आएगा। नाटक को जीवंतता कौन प्रदान करता है? कथा वस्तु, संवाद, पात्र, भाषा शैली। तो पात्र उत्तर करना, ये नाटक को जीवंतता प्रदान करता है। सीधा लाइन में प्रश्न आएगा। ठीक है। नाटक में अभिनय करने वाले लोगों को पात्र कहते हैं। पात्र दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक पात्र होते हैं, एक नकारात्मक पात्र होते हैं। ठीक है। सकारात्मक पात्र, नकारात्मक पात्र, बिल्कुल दो प्रकार के होते हैं। जो हीरो हीरोइन की भूमिका निभाएंगे वो सकारात्मक पात्र है, जो विलेन की भूमिका निभाएंगे वो नकारात्मक पात्र होते हैं। और देखिएगा, आपको एक प्रश्न पूछेगा कि जो सकारात्मक भूमिका निभाते हैं और एक नकारात्मक भूमिका निभाते हैं, जो फ़िल्मों में आप लोग देखते हो जो गुंडे का रोल करता है वो नकारात्मक पात्र माना जाएगा, वो जो हीरो-हीरोइन का रोल करेगा वो सकारात्मक पात्र कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है कि नाटक में पात्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है? ये जमुना शर्मा है, आपके नीचे कमेंट आ रहा है, ये नीतू, इसकी एक सिस्टर थी, पिछली बार मेरे पास पास आई थी। आज वो सेकंड ग्रेड हिंदी की टीचर है। बढ़िया टॉप किया था उस बच्ची ने, 42वीं रैंक आई थी उसकी पूरी राजस्थान में। सिर्फ मैंने इतना ही कहा था, इतना ही पढ़ना और नहीं पढ़ना। ठीक है। हाँ जी, इससे पूछ लेना, इनके घर में ही है। भाषा शैली, नाटक में भाषा शैली
उस युग और परिवेश को इंगित करती है जिस युग और परिवेश का वो नाटक है। यानी भाषा शैली क्या करती है, भाषा क्या करती है, उस युग का हाँ, रवीना समस्या नहीं है, ठीक है? नाटक में भाषा शैली उस युग और परिवेश को इंगित करती है, जिस युग के परिवेश का मान लो नाटक मोहनजोदड़ो काल का है, तो भाषा शैली उस युग की रखी जाएगी, अब की नहीं रखी जाएगी। क्योंकि हमारी जो भाषाएँ होती है, वो बदलती रहती है। आप लोग देखिए कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में क्या समस्या आई? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में यही तो समस्या आई कि उसकी जो शब्दावली है वो 12वीं से लेके 18वीं शताब्दी तक मिल गई थी, शब्दावली भाषा की। क्योंकि 12वीं सदी की जो शब्दावली है और अब की अगर मैं बात करूँ, अब हमारी भाषा में इंग्लिश शब्दावली ज़्यादा है। कभी हमारी भाषा में तत्सम ज़्यादा थे, कभी हमारी भाषा में तद्भव ज़्यादा थे, कभी हमारी भाषा में उर्दू और फ़ारसी ज़्यादा थी। अगर आज आप कोई साहित्य लिख रहे हो और आप ये कह दो ये तो मेरे परदादा ने लिखा था जो 12वीं शताब्दी का था, तो आपकी भाषा से पकड़ में आ जाएगा कि ये साहित्य इस युग में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो में यही प्रॉब्लम आई थी। तो भाषा और शैली उस युग को इंगित करेगी जिस युग से वो संबंधित है। कौन-सी हटवा दी? लक्ष्मी कौन-सी क्लास हटवा दी मैंने? बताओ? आप लिख के बताओ, फिर मैं आपको चेक करके बताता हूँ, ठीक है? देश काल तथा वातावरण, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिएगा। सीधा प्रश्न आएगा। आपको ये कहेगा कि नाटक को प्रामाणिकता कौन प्रदान करता है? नाटक को प्रामाणिकता देश काल और वातावरण करता है। देश काल और वातावरण नाटक को प्रमाणित करता है, प्रदान करता है, ये प्रश्न आएगा। देश काल और वातावरण से तात्पर्य है नाटक में जो पात्र जो भूमिका निभा रहे हैं उनकी वेशभूषा दृश्य उस काल के होने चाहिए जिस काल की वो कहानी है। जैसे आपकी कहानी है प्राचीन काल की ऐतिहासिक कहानी है। जैसे आप लोग देखिए कि पद्मावत फिल्म आई। पद्मावत फिल्म आई थी, आपने देखी है। पद्मावत फिल्म में मुझे एक बात बताओ, मोटरसाइकिल का प्रयोग था क्या, कार का प्रयोग था क्या, जीप का प्रयोग था क्या, बस का प्रयोग था क्या, किसका प्रयोग था? घोड़ों का। क्योंकि उस वक़्त बस, कार, जीप थी नहीं, ठीक है? और उन्होंने जो रतन सिंह था, उसने जो वस्त्र पहन रखे थे, पैंट शर्ट पहन रखी थी क्या? या जो विलेन था, अलाउद्दीन का जो रोल कर रहा था, रणवीर सिंह, उसने पैंट कुर्ता तो नहीं पहन रखा था, उसने क्या पहन रखा था? उस युग के जो वस्त्र होते हैं, वो पहन रखे थे। जो पद्मावती का रोल कर रही थी, दीपिका पादुकोण, क्या साड़ी पहन रखी थी उसने? ठीक है? हाँ, ताराचंद जी आपका स्वागत है। तो उसने नहीं पहन रखी थी, उस उन्होंने कैसा पहन रखा था? उस वक़्त जैसे धोती चढ़ता था, मुकुट पहनते थे, पगड़ी पहनते थे, उनको ही पहना क्योंकि वो वस्त्र उसी काल के, उस युग के थे और भाषा भी कैसी थी? उस युग की भाषा बोली जा रही थी पूरी फ़िल्म के अंतर्गत। कहीं इंग्लिश का शब्दावली देखी आपने विलेन के मुँह से? कहीं रतन सिंह ने ये कहा कि मैं प्रॉब्लम में हूँ? नहीं कहा, नहीं कहा। तो देखिए क्या था कि ये देश काल तथा वातावरण उस नाटक को प्रामाणिकता प्रदान करता है कि वो उसी युग का है। उसके वस्त्रों से, उनके हाव-भाव से, उनसे पता चलेगा। जनसंचार वाली कौन-सी क्लास हटा दी? मैंने तो कोई क्लास हटाई ही नहीं है। सारी क्लासें हैं, फिर भी मैं दोबारा ऐप पर देख लूँगा। मेरे ख्याल में अब तक 5 क्लासें हो गई, ये छठी है। ठीक है? पहले वाली कौन-सी जो पुरानी थी वो तो हम डिसेबल करते हैं, नहीं लगा देते हैं, क्योंकि उसमें और इसमें थोड़ा फ़र्क आ गया। ये थोड़ी सुंदर है, वो थोड़ी पुरानी-पुरानी थी। तो वो पुरानी वाली तो डिसेबल, अब नए संचार आपको नया अपलोड कर देंगे, वो पुराने का क्या ज़रूरत है फिर? इसलिए बच्चा कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए हटाते हैं। लक्ष्मी ठीक है, अब सुन। तो नाटक को प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। लक्ष्मी मैं ये सिलेबस तीसरी बार करा रहा हूँ बच्चों को, ठीक है? तो पुरानी हटाता रहता हूँ, नहीं लगाता रहता हूँ। इसके बाद है उद्देश्य। अब देखिए, आपको क्वेश्चन एक अच्छा पूछेगा कि नाटक के क्या उद्देश्य होते हैं? देखिए, भारतीय काव्य शास्त्रों में नाटक का उद्देश्य होता है सत पात्रों की विजय दिखाना और बुरे पात्रों की हार दिखाना। मतलब जो सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, उनकी तो जीत दिखानी होती है, जो नकारात्मक भूमिका निभाते हैं, उनकी हार दिखानी होती है, ताकि लोगों को नैतिक शिक्षा मिले। मुझे आप एक बात बताओ
कि क्या रामायण में रावण को जीतता हुआ दिखाया जा सकता है या महाभारत में कौरवों को जीतता हुआ दिखाया जा सकता है? अगर महाभारत में रावण को जीतता हुआ हम दिखा देंगे, तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज किस दिशा में चला जाएगा? समाज गलत दिशा में चला जाएगा। उसका मतलब होगा जो राक्षसी प्रवृत्ति अपनाते हैं, जो अनैतिक क्रियाएँ करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, उनकी जीत होती है, ये होता। अब क्या हुआ कि हमने रामायण में राम को जीतता हुआ दिखाया क्योंकि वो सत्पात्र था। सदपात्र मर्यादा पुरुषोत्तम था, ताकि समाज के अंदर एक मैसेज जाए कि भई देखो अच्छाई की विजय होती है, बुराई की हार होती है। इसलिए सदपात्रों की विजय दर्शाई जाती है, बुरे पात्रों की हम लोग हैं, बुरे पात्रों की हार इसलिए दिखाई जाती है। ठीक है? ये भारतीय काव्य शास्त्रों में नाटक के उद्देश्य होते हैं। ठीक है? अब आता है कि नाटक का शिल्प विधान, यानी नाटक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, अब तक हम लोगों ने 4 प्रकार के नाटक देखे हैं। पहला होता है शास्त्रीय पद्धति के नाटक, यानी जो नाटक संस्कृत नाटकों के ढांचे पर बनाए जाते हैं, उन्हें शास्त्रीय नाटक कहते हैं। यानी जैसे आपने क्या देखा कि कालिदास का जो मेघदूत था, हमने उसको देखा, या कालिदास का शकुंतला है, तो ये संस्कृत नाटक थे और उन नाटकों के ढांचे से जो नाटकों की आगे हम रचना करते हैं, उन नाटकों को ही जो है शास्त्रीय नाटक कहते हैं। ठीक है? आप एक काम करना, आप लोग एक बार मेरे नोट्स याद कर लो क्योंकि ये नोट्स क्या करेंगे, बेसिक चीज़ों को आपको कवर करा देंगे, पूरी बेसिक फंडामेंटल। यानी मुझे एक बात बताओ, जो बच्चा है, जो पहली बार हिंदी सीख रहा है, उसको कैके गए और बारखड़ी के बिना आप सीधा हिंदी पढ़ना नहीं सिखा सकते ना। ठीक उसी तरह मेरे वाली चीज़ों को पढ़े बिना आपको ना तो साहित्य आएगा, ना आपको काव्य शास्त्र आएगा, ना ही आप लोगों को कोई अन्य चीज़ आएगी। नहीं आएगा आपको इसके अलावा। आपको ये सीखना पड़ेगा। ये बेसिक है, फंडामेंटल चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए। इसके बाद में आप लोग एमसीक्यूज़ देख लो। कोई भी किताब के एमसीक्यूज़ पढ़ लेना, आप लोग पहले इनको कवर कर लो, फिर बे आपका ऐसे जी नहीं टिक रहा है कि गुरुजी वाले थोड़े हैं, मैं और ज़्यादा देखना चाहता हूँ, तो आप एक काम करना, एक तो संक्षिप्त साहित्य इतिहास की किताब बोर्ड में लगती है हमारे, एक वो भी पढ़िए। और भी ज़्यादा जी कर रहा है तो आप कोई भी मार्केट में कोई भी जो बुक है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये, पहले मेरी वाली चीज़ें याद कर लेनी है। इनमें से जैसे मान लो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि भी नाटक की शिल्प विधान बताइए, शास्त्रीय पद्धति के नाटक कौन से होते हैं? ये प्रश्न आ जाए, या नाटक में जीवंतता प्रदान कौन करता है? नाटक का नक्शा कौन-सा तत्व होता है? नाटक में प्रामाणिकता कौन प्रदान करता है? ये चीज़ें आपको पहले मेरे से सीखनी है। इसके अलावा कोई इधर-उधर का लंपा-लंच सीखना है तो आप बाकी किताबें बहुत बड़ी पढ़ रखी है, क्योंकि लोगों ने बहुत कुछ लिख रखा है, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन ये आते हैं। शास्त्रीय पद्धति, वो कहेगा कि नाटक की शास्त्रीय पद्धति से क्या तात्पर्य है? तो आपको कहना है कि प्राचीन जो हमारे संस्कृत नाटकों का जो ढांचा था, उसके आधार पर रचित नाटकों को शास्त्रीय पद्धति के नाटक कहते हैं, जिसमें हमारे संस्कृत के नाटक महत्वपूर्ण थे। एक होता है मुखौटा पद्धति। देखिए, ये लोक नाटक होते हैं जिसको मुखौटा लगा के वो अभिनय करते हैं। जैसे आप लोग जीके वगैरह में पढ़ते हो कि हाँ, ये शिकर वाले वगैरह जो मुखौटा वगैरह लगा के नृत्य करते हो, मुखौटा पद्धति के नाटक होते हैं ये। एक होता है पारसी रंगमंच। पारसी रंगमंच वर्तमान में जो गीत, संगीत, शेर, शायरी, शोर-शराबा आप लोगों को फ़िल्मों में, नाटकों में देखने को मिलता है, वो पारसी रंगमंच की देन है। आप लोग देखते हो कि नाटक में कोई भी हीरो ऐसे करता है, डिशूम की आवाज़ आती है, धड़ाम की आवाज़ आती है। ये जो शोर-शराबा है, ये पारसी रंगमंच की देन है। जो हमारे शास्त्रीय पद्धति के नाटक है, इनमें शोर-शराबा, शेर-शायरी नहीं होगी। ये अंतर आ जाएगा इन नाटकों में और उन नाटकों में। एक होते हैं इमर्शन पद्धति के नाटक। देखिए ऐसे नाटक जो यथार्थवाद पर आधारित होते हैं, उनको हम इमर्शन पद्धति कहते हैं। इनमें कल्पनाशीलता का अभाव होता है, ये वास्तविक स्टोरी के आधार पर रचे जाते हैं। इमर्शन पद्धति जिसको कहते हैं, यथार्थवाद कहते हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी एक बात कहा करते थे कि जो नाटक, कहानी, उपन्यास है, वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी होने चाहिए। अगर आप केवल यथार्थवादी नाटकों की रचना कर दोगे या यथार्थवादी कहानियों की रचना कर दोगे, तो उससे हम बच्चों को नैतिक शिक्षा नहीं दे पाएँगे। आप लोगों ने एक नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी। कई बच्चों ने पढ़ी होगी, नमक का दरोगा आपके लगती होगी। कभी आपने 9th और 10th में
उसको पढ़ा होगा, 11वीं क्लास में भी लगती है वर्तमान समय में। तो नमक का दरोगा में क्या है? एक मुंशी बंशीधर है, एक अलोपीदीन है। अलोपीदीन एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, बहुत बड़ा व्यवसायी था और वो अ, नमक का व्यापार करता था चोरी-छिपे तरीके से, इस तरह करता था। अब वो ईमानदार था बंशीधर, उसने अलोपीदीन को गलत काम करते हुए गिरफ्तार कर लिया, परंतु अदालत में वहाँ पे उसने बड़े-बड़े वकील, जज साहब सारों को खरीद लिया और खरीदने के बाद क्या हुआ, वो जीत गया। अब मुझे ये बताओ अगर ये स्टोरी को इस तरह समाप्त कर दिया जाए, तो जो बच्चों को हम आज नमक का दरोगा कहानी 11वीं, 10वीं, 8वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके दिमाग में क्या जाता? उनके दिमाग में ये जाता कि बुराई जीतती है, वो बुरा काम करने लग जाएँगे। मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि लोग कहते हैं कि मुगलों का साहित्य पढ़ाया जाएगा। अरे क्या पढ़ाऊँ मुगलों का साहित्य? ये पढ़ाऊँ कि देखिए बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, भाई ने भाई को मार दिया, ये साहित्य पढ़ा दूँ बच्चों को? क्या करेंगे वो घर जाके खून-खराबा करना शुरू कर देंगे। इसलिए मुझे रामायण पढ़ानी पड़ती है, रामचरितमानस पढ़ाना पड़ता है, कि एक पिता के लिए एक बेटा वन में जा रहा है, एक भाई भाई के लिए त्याग कर रहा है, मुझे ये पढ़ाना पड़ता है। और उन दुष्टों को मुबारक वो मुगलों का साहित्य है, वो अपने घर के बच्चों को पढ़ाए। ताकि आपके घर में वही मुगलों वाला काम होता रहे। अरे क्या करना चाह रहे हो? समाज को किस दिशा में? मुंशी प्रेमचंद कहता है आदर्श उन्मुख यथार्थवाद वो अलोपीदीन को बंशीधर के घर पे पहुँचाता है, उससे क्षमा माँगता है और उसकी ईमानदारी की कदर करता है, ईमानदारी की इज़्ज़त करता है और एक बड़ा आदमी एक गरीब आदमी के पैरों में झुका क्योंकि वो ईमानदार था। तो मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा कि बेटा ये है नैतिकता, ये ईमानदारी की इज़्ज़त है, ये बड़ा आदमी था इसके पैरों में झुका, उसको आदर्श उन्मुख यथार्थवादी कहानियाँ बोला जाता है उस तरह के, वही नाटक आदर्श उन्मुख यथार्थवादी होते हैं। इबर्सन कहता है वास्तविकता की स्टोरी दिखाई जाए। वास्तविकता की स्टोरी दिखाई जाए, वास्तविकता की स्टोरी दिखाओगे तो कहीं न कहीं अनैतिकता का प्रवेश हो जाएगा वहाँ पे। महाराणा प्रताप अकबर का युद्ध होता है, महाराणा प्रताप अपनी क्षेत्र की आबरू के लिए, अपनी बहन-बेटियों की इज़्ज़त के लिए उस राक्षसी अकबर से लड़ाई करता है। लेकिन कहते हैं अकबर महान था। अरे महान था तो उसका लूटने के लिए क्यों आया था, इतना महान था तो वो तो अपने क्षेत्र में बैठा था बेचारा। लेकिन मुझे यहाँ बताना पड़ता है महाराणा प्रताप ने अपनी बहन-बेटियों की इज़्ज़त करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली आक्रांता राक्षस था, उसके साथ युद्ध किया था। मैं उसको महान कहता ही नहीं हूँ। ये कोई वामपंथी कुछ लोगों ने लिख दिया महान था। अरे महान तुम लोग तुम्हारे घर में तस्वीर लगा लो, हम महान नहीं कहेंगे उसको, महान है ही नहीं वो। वो महाराणा प्रताप महान है जो अपनी बहन-बेटियों की रक्षा करने के लिए इतनी विशाल सेना के सामने लड़ गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि महाराणा प्रताप जीता था, अकबर हारा था, क्योंकि वो तो आक्रांता था। ये कह दूँ क्या अकबर तो बड़ा था उसने जीत लिया था महाराणा प्रताप को। क्या बच्चों की क्या नैतिक शिक्षा जाएगी? वो लूटने के लिए तैयार हो जाएँगे, लुटेरे बनेंगे, राक्षसी प्रवृत्ति के बनेंगे। इसलिए आदर्श उन्मुख यथार्थवादी स्टोरी होनी चाहिए, ताकि आदर्शता की आइडियल की तरफ मोड़ा जाए, बच्चे के अंदर नैतिक शिक्षा दी जाए। इसलिए हम लोग उसकी बात करते हैं। तो ये नाटक होते हैं शास्त्रीय पद्धति के, जो संस्कृत नाटकों का ढांचा है। मुखौटा पद्धति इसमें विभिन्न प्रकार के मुखौटे लगा के अभिनय किया जाता है और एक होते हैं पारसी रंगमंच के जो वर्तमान में हमारी जितनी थिएटरों में फ़िल्म चल रही है, जो आप नाटक घरों में, टीवीओं पर देख रहे हो, वो सब पारसी रंगमंच की देन है। और इमर्शन पद्धति ये वास्तविक स्टोरी को इंगित करती है, उसको बोलते हैं हमारी हिंदी में बहुत सारी फ़िल्में बनी थी, एक फूलन देवी के ऊपर भी मूवी बनी थी जो उसकी वास्तविक स्टोरी को इंगित करते हुए उसको बनाया गया था, वो थी। उसको ये हमारी शिल्प विधान होता है नाटक का। नाटक की विशेषताएँ क्या होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एक प्रश्न उठ जाएगा कि नाटक का कथानक चाहे भूतकाल का या भविष्यकाल का हो, उसका फ़िल्मांकन वर्तमान में होता है। बहुत ही अच्छी बात है, नाटक चाहे भूतकाल का हो, चाहे भविष्यकाल का हो, उसका फ़िल्मांकन वर्तमान काल में। नाटक की स्टोरी भूतकाल की भी हो सकती है, वर्तमान की भी हो सकती है और भविष्य की भी हो सकती है, परंतु उसका फ़िल्मांकन कब होगा? बड़ी सोचने वाली बात है। फ़िल्मांकन तो केवल वर्तमान काल में हो सकता है, ये इसकी इम्पोर्टेंट विशेषताओं के अंतर्गत लिया जाता है। नाटक को बीच में रोका नहीं जा सकता, नाटक बीच में नहीं रोका जा सकता। आप उपन्यास को रोक सकते हो, कहानी को रोक सकते हो, नाटक को नहीं रोक सकते क्योंकि वो लाइव चल रहा है, सीधा प्रसारण हो रहा है। इसको बीच में नहीं रोक सकते। और एक क्वेश्चन आया था कि नाटक के निकट कौन-सी गद्य विधा है? कविता। कविता में रसभंग नहीं किया जा सकता। आप ये कहते हो कि जनाब एक बार फिर से आने दीजिए।
कविता रसों की धारा प्रवाहित करती है। इसलिए नाटक के निकटतम कोई अगर गद्य विधा है तो वो कविता है। नाटक में अंक विभाजन होता है। यानी नाटक की स्टोरी जब लंबी होगी, तो उसको भिन्न-भिन्न अंकों के अंदर दर्शाया जाता है। हमारे साहित्यकार कहते हैं कि 3 अंक का जो नाटक है वो उत्तम होता है और 1 अंक अगर 48 मिनट का है, तो वो बढ़िया है। आप लोग देखिए कि वर्तमान में जो फ़िल्में हैं, वो भी 48 और 50 मिनट के बाद में इंटरवल करवा देते हैं आजकल। पहले तो फ़िल्में होती थी 3 घंटे की, तो डेढ़ घंटे के बाद इंटरवल होता था। अब लोगों की उतनी क्षमता नहीं है, एकाग्र क्षमता समाप्त हो गई, इसलिए 48 मिनट का 1 अंक उसकी आदर्श स्थिति होती है और नाटक के अगर 3 अंक का नाटक हो, तो सबसे अच्छा होता है। जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं, उनमें अंक ज़्यादा होते हैं। उनके पात्र ज़्यादा होते हैं और उनमें जो है पात्रों के डायलॉग्स कलिष्ठ भाषा में हैं। इसलिए जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है वो अभिनय के अनुकूल नहीं माने जाते। ये क्वेश्चन आपके लेक्चरर के में भी आया था, उससे पहले भी आया था कि क्या प्रसाद के नाटकों की क्या विशेषता है? ये प्रश्न दिया गया। उसमें पहला ऑप्शन था कि उनको रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है, नहीं किया जा सकता। क्यों? कारण ये था एक तो अंक ज़्यादा है, दूसरे पात्रों की संख्या ज़्यादा है, तीसरे पात्रों के डायलॉग्स बड़े क्लिष्ट भाषा में थे, इसलिए उनको अभिनीत नहीं किया जा सकता है। देखिएगा, आचार्य भरतमुनि ने नाटक के 3 अंक बताए और प्रत्येक अंक 48 मिनट की अवधि का हो, तो वो उत्तम नाटकों की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ये नाटक गद्य विधा है। आपको इसके तत्व, आपको इसकी अवस्थाएँ, आपको इसकी प्रवृत्तियाँ याद करनी है। आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है? इसके बाद अगला जो आप लोगों के आएगा वो कहानी है और उसके बाद आपका डायरी आ जाएगा। कहानी, डायरी यहीं पे कंप्लीट करा दूँगा आप लोगों को। इसको हम कल पढ़ेंगे। और भी आपकी कोई शंकाएँ हो, तो आप लोग मेरे को फ़ोन पे मैसेज कर देना। आपको कोई टॉपिक ऐसा लगे कि गुरुजी इसमें ये चीज़ नहीं है और वो चीज़ नहीं है, तो मैं उसको आपको संतुष्ट कर दूँगा कि ये इस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है? तो आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।